सो चलिए गाइस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सीखते हैं कि किस तरह से हम लोग हिंट को फाइंड आउट करें। ठीक है, क्या क्या हिंट हो सकते हैं और उनको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि उसे ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हिंट मिलता है आपको तो वो किस जगह से मिलता है, मैं यहां इस तरफ लिखता हूं, दैट इज यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आप लोग याद रखिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया है विद यूनिट, तो मतलब समझ लीजिए आपको ऑर्डर के लिए हिंट दिया है। इस चीज को समझें, क्योंकि जो k का यूनिट होता है हर एक ऑर्डर के लिए यूनिक होता है। जरा समझें k का यूनिट होता क्या है, जरा आप लोग याद करें। दैट इज यूनिट ऑफ k, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है दैट इज मोल, याद कीजिए, पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और यहां पर क्या लिखते हो आप, टाइम इनवर्स। याद है आप लोगों को, टाइम -1। अब यहां पर n क्या होता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये तो सब लोगों को पता होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस चीज को समझें, अगर n का वैल्यू 0 है तो k का यूनिट बनेगा, दैट इज यूनिट ऑफ k की बात करेंगे। यूनिट ऑफ k कितना बनेगा, जरा चेक करो, n का वैल्यू 0 रख दो तो क्या बन जाएगा, दैट इज मोल पर लीटर, और साथ में क्या होगा, टाइम इनवर्स। अब टाइम में कुछ भी हो सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टाइम मे बी इन सेकेंड, मे बी इन मिनट, मे बी इन आवर। ठीक है, सो ये यूनिक यूनिट है जो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। अगर मैं n का वैल्यू यहां पर सपोज रख देता हूं 1, जैसे कि आपको मैं पहले करवा चुका हूं, बट फिर भी आप रख के देख लो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो पूरा का पूरा ही कैंसिल हो गया। 1 माइनस 1 0 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। सो n इक्वल्स टू 1, जिसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, उसके लिए यूनिट ऑफ k क्या आ रहा है, दैट इज वेरी सिंपल। कितना आ रहा है, दैट इज टाइम इनवर्स। अब टाइम में कुछ भी हो सकता है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, व्हाटएवर। और अगर मैं यहां पर रख दूं क्या, n इक्वल्स टू 2, तो आप 2 रख के देखिए, यहां पर 2 रखे तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, दैट इज -1। तो क्या बनेगा, जरा चेक करो, दैट इज मोल पर लीटर। ठीक है, टू द पावर हाउ मच, 2 रखा ना आपने यहां, सो 1 माइनस 2 इज -1, सो -1, और यहां पर क्या लिखे हम लोग, टाइम इनवर्स। सो इस तरह से आपको गैस करना होता है, यूनिट को देख के अंदाजा लग जाता है। अब चलिए उस पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, जरा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो चलिए सपोज करें कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन A to B, ठीक है, रेट कांस्टेंट K इज गिवन एज 1.5 इंटू 10⁻⁻3, साथ में दिया है मोल -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स। सबको समझ में आ गया, इस तरह से लिखा। सो कहता है आपसे देन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ना ज्यादातर बच्चे इस पे सोचने लगते हैं कि K की वैल्यू से ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। तो हमें K की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, उसकी यूनिट से। इस चीज को पकड़ लीजिए आप, उसकी यूनिट से आप अंदाजा लगा सकते हो बहुत आसानी से। तो जरा चेक करो यहां पे क्या अंदाजा लगता है, जरा सोचें हम लोग कि ये किसका यूनिट हो सकता है। इसको थोड़ा सा सुधार के लिख देते हैं, तो इसको यूनिट ऑफ के पर गौर करो। आंसर पर चलते हैं, कैसे करोगे जरा चेक करो। जिसको यहां से अंदाजा नहीं लग रहा उसको आप यूं भी कर सकते हो। आप यहां पर क्या लिखा है जरा गौर करो, दैट इज मोल पर लीटर टू द पावर हाउ मच, -2। सही है, अब जरा चेक करो, और यहां पर लिखा है सेकंड -1, टाइम आपको सेकंड में दिया है, यही तो हुआ। सो तभी तो लिखना है कि मोल पे कितना लगा हुआ है -2, और लीटर पे कितना है, ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो कैसे हो जाएगा, +2। सो फाइनली मोल -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स को मैं यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है, सो ये है यूनिट ऑफ के, और यूनिट ऑफ के होता क्या है जरा चेक करो, वो इक्वल होता है मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस n, और यहां पर क्या होगा, टाइम की जगह सेकंड ले लो तो सेकंड -1। अब आप यहां से सीधे कंपैरिजन कर सकते हो, तो यहां से कंपैरिजन करो, तो यहां से 1 माइनस n का वैल्यू कितना आ रहा है, -2, तो 1 माइनस n का वैल्यू आ रहा है -2। सबको समझ में आ गया, तो n का वैल्यू कितना हो गया, उसको यहां लेके आ जाओ, तो 1 + 2, सही है, n को उधर ले जाओ, 2 को यहां ले जाओ, सो फाइनली कितना हो गया, 3। सो फाइनली यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 3। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो आपसे कोई पूछे कि इसका जवाब क्या होगा, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। सबको समझ में आया। वैसे भी आप वहां रख के देख सकते हो, आप n की वैल्यू 3 रखो तो वो कितना आ रहा है, दैट इज मोल पर लीटर। देखिए 1 माइनस 3 इज -2। सबको समझ में आ गया। और टाइम इनवर्स मतलब आप टाइम की जगह तो कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करना होता है, और इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस तरह से इसको ऐसे सोल्व करना है। क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड हुआ। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ले लीजिए।
सो चलिए गाइस, अगला तरीका देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का नेक्स्ट जो मेथड है वो है जब आपको रिलेशन दिया हो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में चेंज का। वो आपसे ऐसा कहेगा कि हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इस हिसाब से चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में इस हिसाब से चेंज आया। सो आप बताइए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे सवाल एक्चुअल में मैं पहले आपको करवा चुका हूं, टेबल वाले क्वेश्चन, वो इसी तरह के क्वेश्चन थे जिसमें आपको रेट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में क्या दिया होता है, रिलेशन दिया होता है। सो नेक्स्ट मेथड इज रिलेशन। रिलेशन लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन, और ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे आपको, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। लिख लीजिए रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें ये क्या होता है, बेसिकली ये एक मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू ही आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको करना क्या होता है। खैर हमें ये तो मालूम है ना कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन क्या होता है, दैट द रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट अगर ए है तो उसका पावर क्या होता है, ऑर्डर। ये तो जानते हो, बस इसी से सोल्व करने होते हैं और कुछ नहीं है। सबको समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जरा ध्यान से उसको चेक करिए। क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। कहता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन एक्स विल गिव यू वाई, it is found that the rate of reaction increased by 2.25 times when concentration of x increased by 1.5 times। तो कहता है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x इज, दोबारा बोल देता हूं, आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि x और y के लिए, x रिएक्टेंट है जो आपको y प्रोडक्ट देता है, वो ऐसा पाया गया उस रिएक्शन के लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन 2.25 टाइम्स इंक्रीज होता है जब आप क्या करते हो, बेसिकली आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स को इंक्रीज करते हो 1.5 टाइम्स। इस चीज को समझिए। तो मैं मान लेता हूं, देखिए इसको करने का वैसे तो आप सीधे मालूम पड़ रहा है कि आपने जैसे ही 1.5 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, रेट 2.25 टाइम्स हो गई। आपको पता है कि 1.5 का जब स्क्वायर करते हो तो वो 2.25 होती है। इसका मतलब रेट यहां पर ऑर्डर कितना आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर कितनी होगी, स्क्वायर, 2 टाइम्स ही तो कर रहे हो। वैसे फिर भी इसको करना चाहो तो मैं मान लेता हूं कि इनिशियली, ठीक है, इनिशियल रेट मान लेता हूं, जरा ध्यान से उसको देखो। इनिशियल रेट जो है उसको अपन मान लेते हैं R1। सबको समझ में आ गया। और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोल देते हैं हम लोग C1। सबको क्लियर है। इनिशियल रेट है R1 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है C1। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए K तो चेंज होने से रहा, तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाओगे, दैट R1 इज इक्वल्स टू K, ठीक है, C1 टू द पावर, ऑर्डर तो हमें निकालना है N। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सही है। अब आप देखो, फाइनली एट अ पर्टिकुलर टाइम आपने क्या किया, आपने रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2.25 टाइम्स हो गई, ठीक है। सो इनिशियल रेट की 2.25 टाइम्स हो गई। अब आपके पास एट अ पर्टिकुलर टाइम t मान लेते हैं, अब जो रेट आपकी 2.25 टाइम्स होगी इनिशियल रेट की, तो अब रेट आपकी कितनी हो गई है, 2.25 ऑफ R1 की 2.25 टाइम्स हो चुकी है। कब, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी है, पहले के मुकाबले 1.5 टाइम्स कर दी है। तो अब कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी है, 1.5 ऑफ C1। इस चीज को समझे, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन C1 थी तो रेट थी R1। अब आपने इसको कर दिया 1.5 टाइम्स ऑफ C1, तो ये रेट कितनी हो गई, 2.25 टाइम्स ऑफ R1। तो इसके लिए आप रेट क्या लिखोगे, इसके लिए कैसे लिखोगे, दैट इन दिस रेट यानी कि 2.25 R1 विच इज इक्वल्स टू K 1.5 C1 टू द पावर हाउ मच, ऑर्डर। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को आपको सोल्व करना है। अब आप क्या करो, आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहां पर देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, वैसे तो दिखाई दे रहा है बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बायो वालों के लिए बता रहा हूं। सो 2.25, ठीक है, R1, देखिए जरा ध्यान से, ये लिख दिया आपने, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, R1 विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर क्या है, K, ऊपर की जरा ध्यान से इसको देखिए, यहां पर K से K तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर लिखा है 1.5 टाइम्स ऑफ N एंड C1 टाइम्स ऑफ N। सही है, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, मैं कर सकता हूं ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में ही है, तो 1.5 टाइम्स ऑफ N और C1N, इनको अलग अलग कर दिया। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है, दैट इज K और C1 रेज टू पावर N। तो जो कट रहा है वो काट दो, यहां से R1 से R1 कैंसिल, K से K कैंसिल, और यहाँ C1 रेज टू पावर N से C1 रेज टू पावर N कैंसिल। तो हम सीधे n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या मिल रहा है, 2.25 विच इज इक्वल्स टू 1.5 रेज टू पावर n।
अब आप जरा सोचो 1.5 2.25 को मैं यूं नहीं लिख सकता हूं 1.5 की स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1.5 रेज टू n, तो n का वैल्यू कितना आ गया, सीधे सीधे 2। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। समझ में आ गया सब लोगों को? और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप सीधे गैस करना भी सीखो। आप इसको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे, लेकिन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवाया, लेकिन वैसे आप सीधे निकाल सकते हो। आप खुद ही देखो 1.5 की स्क्वायर है 2.25, तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है, 2। आप थोड़ा गैस करोगे तो अपने आप अंदाजा हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा। तो फटाफट से इस मेथड के क्वेश्चन को भी लिख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट टाइम पे मैंने एक स्क्रीन बिल्कुल वीडियो के एंड में क्वेश्चन दिया था, वो एक्चुअली इसी से रिलेटेड है। ध्यान से देखोगे वहां पर मल्टीपल डेटा थे, यहां पर तो एक ही डेटा है। तो वहां पर मल्टीपल डेटा से आपको ऑर्डर निकालना था, क्योंकि वहां पर मल्टीपल रिएक्टेंट थे। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ मल्टीपल रिएक्टेंट वाला, आप लास्ट टू लास्ट वीडियो में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। खैर, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं जिसमें सिंगल रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर पूछी जाती है, तो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थर्ड मेथड की तरफ चलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं। ऑर्डर को और कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, और क्या क्वेश्चन में हिंट हो सकते हैं। तो देखिए थर्ड जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। आप ग्राफ दिए होंगे आपको अलग अलग, उसके थ्रू भी आप ऑर्डर का पता लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि ग्राफ बड़े यूनिक होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 2 अच्छे क्वेश्चन कराता हूं, जरा ध्यान से उसको देखो। तो थर्ड जो हमारा मेथड है बाय ग्राफ। आप ग्राफ के थ्रू भी क्या कर सकते हो, ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं बहुत ही यूनिक होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराता हूं। सपोज आपको एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है कि यहां पर एक बिल्कुल ऐसे एक कांस्टेंट लाइन है, दिखाई दे रहा है, वो किस किस के बीच में है, वो है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में आपको बिल्कुल एक कांस्टेंट लाइन दिखाई दे रही है और आपसे पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए, तो क्या जवाब देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको ग्राफ को देख के ऑर्डर पहचानना है। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर होगा इसका 0। अब ये कैसे, आप लोग याद करिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ एनी रिएक्शन आर इज इक्वल्स टू के, क्योंकि ए टू द पावर कितना होता है, ऑर्डर तो 0 है, a टू द पावर 0, इसका मतलब a टू द पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1। इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर हो गया, सो ये यहां पर सीधे आंसर आ गया इसका 0। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो इस तरह से आपको अंदाजा लगाना है, उसके लिए आपको एक्सिस को देखना है कि एक्चुअल में क्या लिखा है। जैसे कि एक और अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आपको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जहां पर वाई एक्सिस पर लिखा है टी हाफ, और एक्स एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट, और आपको ग्राफ दिया हुआ है ये देखिए। अब ये ग्राफ तो सिमिलर है, चेंज क्या हो रहा है जरा चेक करो। वो हो रहा है आपका यहां पर जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वेरिएबल्स लिखे हैं वो चेंज हो रहे हैं। क्लियर हो गया, सो फाइनली यहां पर जिसके रिस्पेक्ट में ग्राफ बने हैं वो चेंज हो रहे हैं, उसको देख के अंदाजा लगेगा। अब आप जरा वो सोचिए कि टी हाफ का ग्राफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे किसके लिए डिपेंड नहीं करता, मतलब कांस्टेंट होता है। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हो, फिर भी आपका जो टी हाफ का ग्राफ है वो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो पैरेलल आ रहा है, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। तो ये कहां होता है, तो ये होता है ओनली इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आंसर होगा इसका ऑर्डर कितना निकल के आएगा, फर्स्ट। अब ये कैसे हुआ, आप लोग याद करो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का वैल्यू कितना होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के। नाउ इट्स अ कांस्टेंट, ये डिपेंड ही नहीं करता था सी नोट पे, और ये मैंने आपको लिखवाया भी था, आप लोगों को याद होगा। सो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया कि भैया ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे यहां से, क्वेश्चन वेरिएबल बहुत अच्छे अच्छे आ सकते हैं। आपको दिया कि भाई ये ग्राफ है जो कि किस किस के बीच में है, वो है आपके पास लोग कॉन्सेंट्रेशन सीटी, और इस तरफ लिखा है टाइम। सबको समझ में आ गया। सो जब भी यहां पर लॉग लिखा हो तो सिंपल है, लॉग किसके वे में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में ही आएगा। क्लियर होता है। हालांकि यहां पर और भी हिंट दिए होंगे आपको, ये इनिशियल पॉइंट भी आपको दे सकता है, दैट इज लॉग ऑफ सी नॉट। अच्छा, अब यहां पर स्लोप भी दे सकता है, स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ के। इसका मतलब लॉग के बेस में क्या है, ई। क्लियर हो गया, लॉग के बेस में 10 होता तो k अपॉन 2.303 आता, बट फिर भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग तुरंत आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि यहां पर लोग लिखा है, अकेला सीटी होता, और यहां पे भी, यहां पर अकेला सीटी होता, यहां पे भी सी नोट होता अकेला, तो वो जीरो ऑर्डर होता।
लोग लगाए, इसके लिए क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो भी बहुत ही यूनिक होते हैं, जो आपको सीधे सीधे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आइडिया देते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आई थिंक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। सो फाइनली गाइस, ये छोटा सा ट्रिक वीडियो था आप लोग के लिए, ताकि आप ऑर्डर को पहचानना सीख सको। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, आई होप आप लोगों ने इसको किया होगा, और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप लोग जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतना ही आपकी कमांड इन पे बढ़ती जाएगी। एक्चुअल में लिटरली ये बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। स्पेशली जेई मेंस की बात करूं, इजी क्वेश्चन होते हैं। नीट की बात करूं, इजी क्वेश्चन होते हैं। इवन एम्स में भी इजी ही क्वेश्चन आते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। बच्चे सिर्फ इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको कोर नॉलेज नहीं होता। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो बहुत आसानी से आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। दिस इज सीरियसली सो इजी। सो गाइस, अब आपको क्या करना है, इस वीडियो की प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को करने के बाद होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसको क्लिक करके आपको फटाफट से देख लेना है। और एक खास बात, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव होने वाला है, जिसका मैसेज मैं कम्युनिटी टैग में डाल दूंगा। आप लोग वहां पर जरूर देखिएगा और अपने आयनिक इक्विलिब्रियम, जो कि अगेन बहुत अच्छा और इजी टॉपिक है, उसको भी आप करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही पब्लिश होगा एटलीस्ट उसके 5 लेक्चर तो होंगे ही। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहूंगा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने ली कैटलियर प्रिंसिपल कल डाला है, ठीक है। सो उसको भी देखिए, ली कैटलियर प्रिंसिपल आपको बहुत ज्यादा काम देगा। सो ये इंफॉर्मेशन थी आप लोग के लिए। सो गाइज, डू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट, जिनको जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी मॉनेटरी कंडीशन ठीक नहीं है। हर एक बच्चा अगर 10 बच्चों को इन्फॉर्म करेगा तो डेफिनेटली हम लोग नो डाउट एजुकेशन सिस्टम को बदल सकते हैं। विदाउट कोचिंग हम लोग सिलेक्शन करा सकते हैं, बट द थिंग इज आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। सो डू वर्क हार्ड गाइज, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, डू वर्क हार्ड, अपने एम पे फोकस रखो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो अगले वीडियो में मिलता है। आप लोग याद रखिएगा हमारा शेड्यूलिंग क्या रहता है, मंडे टू फ्राइडे वीडियोस अपलोड होते हैं, सैटरडे संडे मोटिवेशनल वीडियो होते हैं। मे भी हो सकता है कि मैं सैटरडे संडे कोई एक यूनिक वीडियो आप लोग के लिए स्टडी के हिसाब से डाल दूं, अदरवाइज मोटिवेशनल वीडियो होते हैं। जो लोग नए हैं उनको कह रहा हूं, आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। और इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर ऑलरेडी सॉल्यूशन चैप्टर हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स तो चल रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट 50 to 60% हो चुका है, अब 40% के करीब बाकी है, ठीक है। इसके अलावा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी 11th का बहुत सारा पोर्शन हो चुका है, तो आप वहां पर बैठ के अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं गाइस। सो डू वर्क आउट हार्ड। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।